लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कोशिश की है, उन्होंने इस शेयर को उल्टा किया है। अपनी सोच, विजन और शिकल के मुताबिक वो तो कहते थे क्यों नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शिशु का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। लेकिन बजट को गहराई से देखो, गहराई से देखो, हालात के तनाजुर में देखो, मुश्किलात के तनाजुर में देखो, जिसका अहाता यहां से भी हुआ, यहां से भी हुआ। फिर बात आती है पूंजी पर ही। जो पूंजी है उसका ऑनरेबल मिनिस्टर ने बहुत ही मुनसिफाना मैनेजमेंट किया है। एंड दैट वे आई ट्रीट दिस बजट एज मोर और लेस बैलेंस्ड बजट। जनाब वाला बजट का जो टोटल तखमीना है वो, क्योंकि इन्होंने आंकड़े दिए यहाँ से भी, यहाँ से तो कम ही आ गए, ये आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों में शफाफी बरतनी होती है, आप इनको उलट फेर नहीं कर सकते हो। कुल बजट तखमीना हमारा 11,03,767 करोड़ का है। आता कहां से? इल्जाम तराशी की जरूरत ही नहीं है, आता या लोकल रिसोर्स से, रेवेन्यू से, या आएगा सेंट्रल असिस्टेंस, या आएगा बारोइंग्स, या आएगा अनइन्वेस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, या आएगा एसेट मोनेटाइजेशन से। ये पूरी दुनिया में जहां बजट पेश होता है इन्हीं आधार पे होता है। और होता क्या है बाद में, जब आपकी जो आपको अवेलेबल स्पेस है, आपका सिकल, आपका विजन कहाँ लगता है कि क्या आपने जो सेक्टर्स इसमें 3-4 होते हैं। पहला सेक्टर होता है लोगों की उम्मीद, वो ऑस्टेरिटी पे होती है और टैक्सेशन पे होती है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इतनी मुश्किलात के बावजूद ऑस्टेरिटी के जो मेजर्स लिए हैं, जिनका जिक्र हुआ, तलबा के लिए, अदर एबल्ड के लिए, गरीब वर्ग के लिए, सर्विस क्लास के लिए, सबों का अहाता किया गया है, सबों का, किसी को नहीं छोड़ा गया। जहां और जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उन लायबिलिटीज को कम करने की कोशिश की गई है। अलादीन का चराग किसी के हाथ में नहीं, हम मान के चले, या वहां से इतनी जनरस सरकारें नहीं कि यूटी बनाने के बाद भी वो फराग दिली का सबूत दे दे। वी आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ फाइनेंस कमीशन, वी कैन नॉट प्लीड अवर केस। आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हो, कहां जाके बोले, किससे बोले? You don't have any constitutional space to claim, only to have the share out of the generosity of those who are at the helm. क्या दिया, क्या नहीं दिया, सेंट्रल स्कीम्स का इसमें बिल्कुल नहीं आता है। When you plead for your resource base, or you plead for loans, borrowings from union government जिनकी जिम्मेदारी होती है, या you plead for your share, उसमें उनकी जनराशि पे ज्यादा होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हक जो हमारा था फाइनेंस कमीशन में अपने केस प्लीड करने के, उसमें जो ओवरऑल एलोकेशंस होती है, ओवर एंड अबव सेंट्रल स्कीम, जिनकी एक रिवायत है, कंटिन्यूटी होती है, वो आज की स्कीम इमीडिएट स्कीम होती नहीं है। दैट कम्स फ्रॉम द बैकग्राउंड। उन स्कीमों के अलावा फाइनेंस कमीशन के साथ मेरे रिश्ते को तोड़ते हुए मेरे आईनी हक को छीना गया। हाईकोर्ट से मुझे इतना अलावा दे दो, या लेखा जोखा मैं वहां करूं, उधर का तो हिसाब मांगते हैं, ये भी हिसाब देते हैं, लेकिन यहाँ का जो हिसाब लेना था वो कोई लेता नहीं। हमारे वाटर रिसोर्सेज में
जो जम्मू कश्मीर स्टेट 70 साल से या बाद में पोस्ट इंडस वाटर ट्रीटी चीखती चिल्लाती आई है हमारी सभी सरकारें कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ, हमारे रिसोर्सेज में, हमारी एनर्जी में। जो आप यहां से आप अपने सेंट्रल सेक्टर में जो भी बनाते हो सारा वापस लेते हो। आप हाईवे बनाओ तो करोड़ों का दिन का टोल हम वापस आपको देते हैं। सो एक दूसरे को ये दिस इज विजडम ऑफ दिस स्टेट। इल्जाम तराशी की बात नहीं, दिस इज किटी ऑफ द पीपल, पब्लिक एक्सचेकर ऑफ एवरी इंडियन। उस पब्लिक एक्सचेकर में ध्यानदाराना तकसीम है क्या, खासतौर हमारे साथ, और उसमें स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का प्रावधान है, वो चलाता रहा। वेदर भी हमें खराब, चीन पाकिस्तान भी हमारे ही पीछे, कुदरत भी नामेहरबान और बड़ी ताकतें भी नामेहरबान और डिसरप्टिव फोर्सेस भी नामेहरबान। उसके बावजूद जो मैनेजमेंट हम करते हैं ऑस्टेरिटी के अलावा, मैं ये कहूं जनाब, जो एलोकेशन हम करते हैं, एप्रोप्रिएशन पे आएगा, मेरी बिटिया भी उस वक्त बात करेगी। एलोकेशन जो होती है वो आपको मैनेजमेंट करना है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 41 और सेक्शन 42 के तहत। आप खुद देखोगे कि कितनी स्पेस फाइनेंस मिनिस्टर की स्क्वीज की गई है फॉर फाइनेंशियल पावर्स एंड एलोकेशंस। He is working in a squeezed legal space for providing you the relief. हाथ बंधे, हकीकत क्यों नहीं माने? मुझे कुछ नहीं, हम इनके थोड़ा नजदीक है, आज ये खाई थोड़ी बीच में, और उधर के करीब हो ही नहीं सकते, बीच में बहुत लोग हैं, तो बीच में तो खड़े होके हम जरा हकीकत बयान नहीं करें। जनाब, इस स्क्वीजिंग स्पेस में फाइनेंस मिनिस्टर ने जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स पे एम्फेसिस दिया है, विच इज नेचुरल, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट योर ओन बेस। 10 में अगर कब तक रहेंगे, उसमें सबसे अच्छा कदम जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस का है। 6,594.93 करोड़ स्पेयर किए। सोशल ट्राइबल वेलफेयर इसमें आता है। मैं कहता हूं, मैं व्हाई डू आई रेफर जो इस बिटिया ने मेंशन किया है, बाकी पता नहीं बाकी लोगों ने सुना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स जो है, एलोकेशन और प्रायोरिटी उसी के आधार पे देखी जाए। टूरिज्म और कल्चर, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का मशहूर हूँ, जब मेंशन किया तो बांडीपोरा के लिए कल्चर सेंटर की बात थी, उम्मीद रखूंगा मिलेगा। जनाब, सारा अहाता करें एक शहर, खुली किताब के सफ़े उलटते रहते हैं, हवा चले न चले दिन पलटते रहते। तो मैं हैविंग सेड दिस, एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कि वेयर आर द पिटफॉल्स, वेयर इज द नेग्लेक्ट एंड वेयर इज समवट विजन, लेके वो भी बात करनी। वो ना करे तो लोगों के साथ बेइंसाफी होगी। इन दिस एनुअल financial statement, which is mainly based on consolidated fund, which comes from either capital or from revenue resource or from borrowing, इस रिसोर्स बेस को बढ़ाने की जरूरत है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा, कहीं इससे थ्रस्ट नहीं आया। मैं बार बार चिल्लाता आया हूं कि बिसात रिसोर्स कहां से बढ़ेगा? जो आपकी जमीन, आपके जंगलात, आपका पानी, जिसे आप कलेक्टिवली जिन लो सारा फिजिकल पर्सनैलिटी कहते हैं, ज्योग्राफी, फिजिकल पर्सनैलिटी। मैं चिल्लाता आया हूं जनाब, आवर फिजिकल पर्सनैलिटी इज डिफेस्ड, इट्स ऑन डिक्लाइन, लैंड सिकड़ती जा रही है, पानी कम पड़ रहा है,
हवा गंदा हो रहा है, क्या नहीं है जो कुदरत के साथ अब हेर फेर हो रही है। अगर इस बिसात को हम नहीं बचा पाए, ना आप एनर्जी दे सकते हो, ना प्रोडक्टिव सेक्टर बढ़ेगा, ना पानी साफ मिलेगा, ना हमें ना जानवरों को। इरिगेशन कोल्स का देख लो। What I mean to say is that Chief Minister, while making appropriations, should give due consideration for protection of the physical personality. इसी तरह जनाब इसे प्रायोरिटाइज करके सर आपका जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। लायबिलिटीज, इंटरेस्ट, पेबैक्स है, सब्सिडीज है, फिस्कल डेफिसिट है, कहां से लाओगे? कैसे आएगा? न बिसात बढ़ेगी, न वो मेहरबान रहेंगे, न लोग इंतजार करेंगे कि मुश्किलात का एक साथ मुकाबला करें। हर कोई ढूंढता है मेरा 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 मेरा, कोई नहीं कहता मेरा तेरा तो ठीक है, ये मिलके ही करना था। क्या रियासत बंटवारे में? जैसा किसी ने कहा कि हम हिंदुस्तानी है ही नहीं, क्या जो हमारी नेशनल पूंजी है, वी आर क्लेमिंग टू बिकम ए कंपीटिंग इकोनॉमिक पावर, a competing military power, a competing human resource power। लेकिन जब बात करता है एक ऑर्डिनरी शहरी, दूर रहते हाथ फैलाकर बोलता है, उसको आप नकारोगे। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि दे शुड बिकम इन मेकिंग दिस स्टेट एफ्लुएंट, इन रेजिंग द रिसोर्स बेस, इन गेटिंग पीस, इन गिविंग लव टू पीपल, in creating kind of a synergy if not trust, ताकि मुल्क एक रहे और एक साथ आगे चले। They should become facilitators, then becoming, I don't say they are spoilers, we don't have to become spoilers। ये एक मुश्तरका सोच का मामला है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि जब ये सारी चीजें करोगे तो मेरी बांडीपोर को याद करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा 70 साल में डिस्ट्रिक्ट रोड नहीं बना। कन्नू साहब का मोबाइल जब्त किया है, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल नहीं हो सकता, हाउस में नहीं हो सकता। और उन्होंने ठीक कहा, अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो जब्त करो। सर सोपोर मांडीपोर रोड का सर्कुलर रोड नहीं बना। वोलर के फिशरमैन के लिए कोई सुविधा की बात नहीं। रिस्टोरेशन ऑफ लाइवलीहुड और रिलीफ टू देम। ट्राइबल नेग्लेक्ट बहुत ज्यादा है डिस्पाइट ट्राइबल वेलफेयर। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इन्होंने गिन लिया, रोज रोज के मसाइल। इसी तरह ये जो वीमेन कॉलेज की डिमांड की है या नर्सिंग कॉलेज की डिमांड की है या केवीक्यू को बढ़ावा देने की, वो इसलिए कि बांडीपोर इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट जहां कोई बड़ा इदारा नहीं है। हमारा एक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, वो भी आधा। एक किस्म का एक सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। लाइवलीहुड के लिए मैंने प्री बजट डिस्कशन में अर्जदाश्त की थी। वहां जंगलात हैं, सुखड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हैं फार्मास्यूटिकल यूनिट बनाने की चीजें, ताकि लाइवलीहुड भी हो और हर्बल वेल्थ भी इस्तेमाल होती। ट्रेनिंग सेंटर का, प्रिजर्वेशन सेंटर का जावेद साहब से गुजारिश की थी। टूरिज्म डेस्टिनेशन की बात की थी, कुछ बंद है वो खोल दें, वो भी, और नई भी देख ले। और प्रोडक्टिव सेक्टर में पुश। और टाउन नेग्लेक्ट, हमको ना अमृत मिला ना बाकी चीजें। 1 करोड़ 1 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर साहब ने किसी एडिशनलिटी से दिया था, वो भी ऐसे ही पड़ा है अभी। तो मैं अब अपनी इस तकरीर को समेटते हुए अब एक शेर से ही समेटूं। न किसी पे जख्म आया कोई, न किसी को फिक्र रफू की है, न करम है हम पे हबीब का, न निगाह हम पे उदू की है। उदू दुश्मन को बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुजफ्फर खान साहब।
Thank you, Honorable Speaker, for allowing me to speak on the budget. Before I start speaking on the budget, there were hot exchange and acrimonious comments from both the side, Treasury and the other side. किसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का आइन में जिक्र ही नहीं है, और किसी ने कहा वो दफन हो गया है। शायद उनको याद नहीं, एक परिंदा है जिसको फोनेक्स भी कहते हैं, और वो मरता है, मरने के बाद उसकी एशेस से फिर जिंदा होता है। तो ये 370 वो फोनेक्स है, ये राख दबी है और ये फिर जिंदा होगा, और रियासत भी वापस आएगी और हमारी स्पेशल प्रोटेक्शन। आई एडमिट कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस था नहीं, और ना ही हम उसको स्पेशल स्टेटस मांगते हैं। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमको हमारे आइन बनाने वालों ने, जिसको आइन साज असेंबली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उन्होंने हमको दिया था। और एक और, इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, लेट मी टेल यू, जिस तरह वो एब्रोगेट किया गया वो गैर आईनी है, और वो लोगों का हक है, क्योंकि ये जमानत कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जम्मू कश्मीर की आवाम को दी थी, ये किसी एक पार्टी को नहीं दी थी। और 370 और 35A, जिस तरह हमारे एक साथी ने बिल्कुल बजा फरमाया, 370 और 35A ना किसी एक रीजन के लिए था, ना किसी एक जात के लिए था, ना किसी एक बरादरी के लिए था। अपने ही, वो शेर है अल्लामा इकबाल का, अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वो तुम्हारे लिए भी तो था भाई, तुम्हारे बच्चों के लिए भी प्रोटेक्शन थी, वो आपकी जमीनों की भी प्रोटेक्शन थी उसमें 35A में। वो सिर्फ कोई कश्मीर वालों की नहीं थी, रजौरी पुंछ वालों की, जिस रीजन को आप पहचानते भी नहीं, उसकी भी नहीं खाली थी। वो चनाब वैली के लिए खाली नहीं था, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए था। और 35A इज अ रिकॉग्निशन ऑफ एन ऑर्डर इशूड बाय द महाराजा। वो किसी कोई नेगोशिएशन से नहीं आया था। शायद आपने, अगर किसी ने तारीख पढ़ी होगी, 1925 में पहला आर्डर निकला, 1925 में एक आर्डर निकला, महाराजा ने एक आर्डर निकाला कि भाई जम्मू में, क्योंकि जम्मू में द बेस्ट बनास्पति ऑफ द वर्ल्ड वाज कल्टीवेटेड इन आरएसपुरा एंड एडजॉइनिंग एरिया, और वो एक्सपोर्ट होती थी उस वक्त, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी हम पे, उबलाइत जाती थी वो। और लॉजिक ये था कि ये जो आरएसपुरा सियालकोट के साथ लिंक था, यहां की सारी जमीन लोगों ने खरीदना शुरू कर दी। महाराजा साहब ने 1925 में एक आर्डर किया था कि भाई कोई भी आदमी इस एरिया में जो स्टेट सब्जेक्ट नहीं, उस वक्त स्टेट सब्जेक्ट को रियासत बाशिंदा कहते थे, रियासत बाशिंदा नहीं होगा, बैरूनी जो है, बैरूनी मीन्स हमारा एक तो मुल्क था, कोई आदमी यहां जमीन नहीं खरीद सकता है। तो कुछ वकीलों के पास गए, उन्होंने कहा भाई सेल पे पाबंदी है, तो उन्होंने मार्टगेज करना शुरू कर दी। मार्टगेज पे सस्ते दामों पे 100 साल के लिए, 50 साल के लिए वो जमीनें मार्टगेज होना शुरू हो गई। Then in 1927, महाराजा imposed a blanket ban on alienation, जिसमें ना कोई सेल हो सकती है और ना ही कोई मार्टगेज हो सकती है। और उसी आर्डर में कहा कि गैर रियासत बाशिंदा जो होगा वो यहां नौकरी भी नहीं कर पाएगा। उसके पीछे भी एक लॉजिक था, और वो मूवमेंट जम्मू से उठी थी, जिस मूवमेंट के रिस्पांस में ये आर्डर आया। वही राइट जो था जम्मू कश्मीर की आवाम का, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने तस्लीम किया, और जब 1950 में आइन जो है वो वजूद में आया, तो उसमें आर्टिकल 370 रखा गया। लेकिन 370 में
जमीन और नौकरियों की प्रोटेक्शन नहीं थी। बाद में 35A थ्रू प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इंट्रोड्यूस किया गया। अब उसको वो आपके लिए गैर जरूरी हो सकता है, आपके बच्चों को नौकरी की जरूरत नहीं, मगर हमें जरूरत है। हम भी इसी जम्मू कश्मीर के आके हमें जरूरत है। आपको नहीं जरूरत होगी, आपके बच्चों को शायद वो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है लैंड की, लेकिन याद रखना कल्हाड़ी आप पे ही गिरी है। हम तक पहुंचेगी हम तक भी, लेकिन पहली जो कल्हाड़ी गिरी वार हुआ है वो आप लोगों के हुआ, जम्मू में हुआ, सांबा में हुआ, कठुआ में हुआ। और आज भी बहुत सारे महकमा जात ऐसे हैं जिनमें बाहर के लोग कॉन्ट्रैक्चुअल यहां आए हैं, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट, और आप ही लोगों ने उस वक्त अश्योर किया था कि हम 370 को तो एब्रोगेट किया हमने, इसको गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से, लेकिन हम लोग जम्मू कश्मीर की आवाम को 2 प्रोटेक्शन देंगे। एक तो जल्द से जल्द रियासत वापस करेंगे, एक इनकी नौकरियां और जमीनें इनकी हम प्रोटेक्ट करेंगे। मगर उसके बाद ये आपकी आने वाली नस्लें आपसे जरूर पूछेंगी आप क्यों खामोश हैं, क्योंकि आपके मास्टर जो दिल्ली में बैठे हो नाराज हो जाएंगे कि भाई मुझे हक है, ये मैं अपना हक छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपनी आने वाली नस्ल का हक जो है उसको भी ज़ामन रख दूं, उसको भी किसी के कदमों में जाके गिरा दूं। मेरा ये हक है कि मैं अपनी जमीन को छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं आने वाली नस्ल की, अपने बच्चों की जमीन को किसी के हवाले कर दूं। इसलिए मैं रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए कि कुछ यहाँ अदर साइड से कुछ बेंच ने कहा था, बेंचर्स ने कहा, कुछ ऑनरेबल एमएलएज ने, कि इस स्पेशल स्टेटस का कहीं जिक्र नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को कोई स्पेशल मुराद दी गई है। आप आर्टिकल 371 अगर पढ़ेंगे, मोर देन 16 स्टेट्स जो हैं दे एंजॉय मोर प्रिविलेजेस देन वी वर एंजॉयिंग अंडर आर्टिकल 370। वहां क्यों नहीं आपको अखंड भारत याद आता? वहां क्यों नहीं आपको एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान याद नहीं आता? वहां आप भूल जाते हैं, आप अपने ही दुश्मन हैं, आप अपने ही दुश्मन हैं। अरे भाई बैठिए, आपको 2 संविधान आज डिमांड हो रहे हैं, अभी भी डिमांड हो रहा है, और 2 संविधान, मेरी बात सुनिए आप, 2 संविधान आज भी डिमांड हो रहा है, और उस पर अब नेगोशिएट भी कर रहे हैं। नागाज मांग रहे हैं कि हमको संविधान अलग, हमारा, और मेरी बात सुने आपका एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान क्यों नहीं आता? जब आप नॉर्थ ईस्ट में, आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की असेंबली का बना हुआ कानून भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं होता है, जब तक कि वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो उसको अप्रूव नहीं करती, आप मूव नहीं कर सकते हैं। भाई टाइम हमारा टाइम अलग है, आपका टाइम हम नहीं लेंगे। आप बैठिए प्लीज, हमारा टाइम अलग है तो आपका टाइम हम नहीं खाएंगे। मुझे ये बताएं आपका वो नारा जो है, अरे भाई एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान, एक स्लोगन था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उसको नहीं मानता। वो एक आदमी का नारा था, वो कोई नेशन का नारा नहीं था, वो एक फर्द का नारा था, एक फर्द की सोच थी। हम उस पर नहीं यकीन करते हैं। हम कहते हैं कि हर रियासत को आजादी दी जाए और इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाए, हर रियासत को अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए, जिस तरह अमेरिका में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट का अपना फ्लैग है, हमें भी दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाएगा हमको? कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये? इसमें कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? कहां लिखा है? कहां लिखा है? मुझे बता दो आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है ये? कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक
झंडा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि एक फ्लैग होगा। बहुत सारी रियासतें हैं जिनका अपना आज भी फ्लैग है। बहुत सारी रियासतें हैं जो आज भी अपने फंक्शन में अलग फ्लैग अपना रखती हैं। मैं बता सकता हूं आपको। मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं, मुझे बताओ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? हमने सुना था तुझे मिट्टी लगे तो हम क्या करें, वो इनको बड़ा फिट रहता है। अब इनको मिट्टी लग देता है, सच्चाई को समझो, मुझे ये बताओ, हजम करो, उठाओ नीचे, बोलो कितनी रियासतों को अपना फ्लैग है? आज भी, आज की डेट में भी। मुझे ये बताओ, मैं चाहता हूं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वापस हो। मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर का आइन वापस हो, जम्मू कश्मीर का फ्लैग वापस हो। मैं आज भी चाहता हूं ये। इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है। मुझे एक जगह बता दो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इस मुल्क का सिर्फ एक फ्लैग होगा, एक आइन होगा। बताओ मुझे। आप कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस नहीं है, आप कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस नहीं है। आप बता दो कहां लिखा है ये आपका नारा हो सकता है, हमारा नारा नहीं है। ये आपका नारा हो सकता है, हमारा नारा नहीं है। इसके बाद मैं बजट पे भी आऊंगा। एक बेहतरीन बजट बेसिकली रिकंसिलिएशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैठ गए हैं सर। मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, हाँ, मेरे काबल दोस्त अजीज जज साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका हमें इस हाउस में जो बात आप रखे उसका हमारे नए एमएलए उसका फायदा उठा सके। ये कब तक आप नफरतें जो है पुराने भी आपके बात भी उठाओ, फायदा बैठिए, नफरतों की बात को छोड़ो और देश आप भी फायदा उठाएंगे। मत करो। आप मुझे बता दो एक बात, आप मुझे बता दो कहीं लिखा है इनमें, मत करिए ये, में बता दो कहीं लिखा है। ये आप क्यों तोड़ना चाहते हैं? आदत बन गई है, आपकी आदत बन गई है। बैठिए, हो गया। सलाचा साहब, बैठिए। अब हो गया। प्लीज इरफान साहब तशरीफ रखिए। मैं बीजेपी के मेंबरान से गुजारिश करता हूं, जहां मैंने गलत बोला होगा, आपकी जब बारी आएगी मुझे आइन खोल के मुझे बता दीजिएगा। मैं आपसे माफी मांगूंगा कि आइन में कहीं ये लिखा है कि रियासत की अपनी पहचान के लिए झंडा नहीं हो सकता नेशनल फ्लैग के साथ, तो मैं माफी मांग लूंगा। अगर आइन में ये कहीं लिखा है, सुनिए आप प्लीज, आप सुनिए, आप बैठिए आप यार। अरे यार, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ भी लिया करो। आप तो उस पर यकीन भी नहीं करते। आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन भी नहीं। चलिए बोलिए, अब खत्म करें। मुझे पता है
मुझे पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन ही नहीं करते, जो लोग ये चाहते हैं, तो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं, MLA लाठिया साहब और श्यामलाल शर्मा साहब और ये अपना सेकुलर कमलनाथ गुप्ता साहब यहाँ बैठे हैं, तीनों एक्स मिनिस्टर हैं और ये खुद 2-2 झंडे लगा के उसमें गाड़ियों में चलते थे। अगर इनको नहीं अच्छा लगता था तो उतार देते, उसमें क्यों नहीं उतारा? अब उधर जाके कहते हैं झंडा लग गया, ये नहीं चलेगा, ये दुबलीबाजी नहीं चलेगी। आप दुबलीबाजी करते हैं, दुबलीबाजी नहीं चलेगी, उसमें क्यों नहीं उतारा आपने? हमें ज्ञान देते हो, आपका इतना था, आप कहते थे कि झंडे 2 नहीं होंगे, आपने उतार देना था, क्यों लगाया श्यामलाल जी, पवन जी आपने क्यों लगाया? चलो ये तो पुराने, आप तो नए थे, लाठिया साहब और श्यामलाल शर्मा साहब तो उसमें नहीं थे, अभी तो आप ताजा थे पीडीपी के साथ, उसमें आप पीडीपी के साथ चल रहे थे। अब आपको मर्जी लगती है, ये झंडे से इतनी नफरत मत करिए, ये झंडा जम्मू कश्मीर का था। नहीं सर, इनको जवाब देना जरूरी है, गुमराह करते हैं पूरे हाउस को, लोगों को गुमराह करते हैं। खुद जब ये पावर में थे 2 झंडे लगा के घूमते थे, आज कहते हैं एक झंडा। साड़ी बारी आई तो रंग मुक गया, थोड़ी बारी सब कुछ चलेगा, ये 2 चीजें नहीं चलनी। चलिए कोई बात, बोले खत्म करिए, आप तकलीफ है Sir, please, I will request that interrupting time shall be excluded from my kitchen. You have already taken your time. No, sir, I have not yet taken. I have not touched the budget. I'll still repeat my stand. चले रिपीट करने की जरूरत नहीं है आप। I need my constitution back. I need my flag back along with the national flag. Second, so far as budget is concerned, this is one of the most balancing budget. करिए, आप बात करिए। क्या बात? We want 370 back. We want our flag back. There is no compromise on it. We want our dignity back. माइक ऑन करो। आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं देंगे। सर, दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Let me finish now because I am running out of time. की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इनको बताना चाहता हूँ, neither this is a constitutional assembly and ये challenge the basic structure of the constitution of India. This is not allowed in this house to challenge the basic structure of India. Sir, what do you know about the basic structure? Do you know anything about the basic structure? That every state should have a basic structure. Every state should have a. Do you know anything about it? Sir, this is highly objectionable. This is not a basic structure of the constitution. मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, सर आप इस हाउस में अगर ये जाने देंगे तो ये रिकॉर्ड आप पूरा गंदा करेंगे, इसको एक्सप्लेन करिए। So far as budget is concerned, दो झंडे लगाते थे, नहीं लगाते थे? आप बोलो हाउस में नहीं लगाते थे, क्यों 2 झंडे लगाते थे? अब ये बोलो तो क्या हो गया? बैठो आराम से सुनो, अगर वो बात रखने दीजिए। आप अपनी जब बात रखेंगे, जब बोलेंगे तब बोलिए ना, आप क्यों तो उनको टोक रहे हैं? आपको इतनी नफरत होगी आज, जब खुद उसमें पावर बरत रहे थे और ये पवन गुप्ता साहब उसमें फाइनेंस का बजट लेके आते थे, यहाँ पढ़ते होते थे, आज भूल गए सब कुछ। Sir, honorable speaker, sir. बंद किया जाए। Honorable speaker, sir. So far as allocation of the funds, under different sector is concerned, within the constraints, Honorable Finance Minister has tried his best to serve the different sectors, particularly. Let them go out, sir.
मेरी बात सर, एक बार ठहरिए, देखिए शर्मा जी, अब मेरा सुनिए, चलिए मैं सुनूंगा, शर्मा जी प्लीज, चलिए मैं बताऊं, एक मिनट मैं सुनूंगा पहले कि आप क्या कह रहे हैं, मैं सुनूंगा पहले। आप बैठिए, एक ऑनरेबल मेंबर बोले, प्लीज आप खामोश करें, आप बोले क्या कंटेस्ट करते हैं जनाब। एक डीजीआर साहब खुद प्रभाव करते हैं, ही सब मिनिस्टर अब आपका कहना बात है, एक चाहते ही नहीं। मेरी बात सुनिए, अपनी सीट अपनी सीट, मेरी बात सुनो, यू आर द चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी, आप पार्टी की जान हो, आप उधर बैठो अपनी सीट पे, आप अपनी सीट पे बोले ना, इसको बोलने दीजिए, आप अपनी सीट पे। मेरी बात मर्यादा है मेरी बात सुनिए प्लीज आप मेरे पास, शेख साहब आप बैठे, मेरी बात सुनिए। वी आर डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा आज एजेंडा है, ये है हमारी स्टेट का जो बजट आया है। हम चाहते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करें कि हमारा कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या आप सुझाव देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, ताकि यहाँ से गुर्बत इफलास दूर हो सके और पॉलिटिक्स तो होगी काफी। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ओवर मेंबर्स, जो इस वक्त सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर बोलो, और जब भी किसी को बोलना होगा वो मुझे परमिशन लेके बोलेगा, खुद खड़ा नहीं होना, ये कोई पंचायत नहीं है। I think Chief Whip साहब, sit down please. सर ऑन फ्लोर, चलो सर इशू ये है, इशू मैटर ये है, ऑनरेबल जज साहब कह रहे हैं कि एवरी स्टेट शुड हैव 2 states and 2 constitutions। एमएलए साहब, ऑनरेबल एमएलए साहब, दिस इज ऑब्जेक्शन। अब इस रिमार्क को एक्सपर्ट कीजिए, क्यों सर, इट इज सर, आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को इज्जत डैमेजिंग सर। इससे मेरी बात सुनिए, रोहन साहब बैठिए, आप बैठिए। वो जो ये हमारे खान साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज लॉयर। और अगर इसकी कॉन्शियस, इफ योर माइंड इज टेलिंग दैट यू आर रॉन्ग, नो प्रॉब्लम टू हैव अ सॉरी, हैव अ चेंज योर लैंग्वेज। बैठो आप बैठो, वो आप कहेंगे आप करें, कंटिन्यू करो, ये खुद ही बोलेगा। सर प्लीज सर, so far as अगर कोई आपको ठेस पहुंची है इस वर्ड से, वो एक्सपेक्ट करेंगे हम। चलिए no sir, अगर ठेस no I to expand it sir, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अगर ठेस पहुंची है, मैंने कंडीशनर रखा, अगर ठेस पहुंची है, चलिए आप बैठिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया, मैंने कहा अगर ठेस किसी चीज से पहुंची है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे। आप सुनते नहीं हो। मैंने कहा अगर ठेस पहुंची है, मेरी बात सुनो, आपके मेरी बात ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आई टोल्ड, मेरा सुनिए, मैंने कहा अगर ठेस पहुंची है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, ठेस नहीं पहुंचे कहाँ एक्सपेक्ट होगा। मैंने ऐसा जुमला इस्तेमाल किया जो आपको भी सेटिस्फाई करेगा, इनको भी करेगा। मैंने कहा अगर ठेस पहुंची होगी इनके कुछ चीज से, वो एक्सपेक्ट करेंगे, वो किताबें करेंगी, वो ये हमारा रिकॉर्ड करेगा एक्सपेक्ट। चलिए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, मैंने कहा अगर ठेस पहुंची। सर थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। मैंने एडिशनल बनाया, मैंने नहीं किया रूलिंग। सर इस बार मुझे लगता है
मुझे लगता है कि इसको इशू नहीं बनाना चाहिए था। ये मुल्क उतना ही मेरा है जितना उनका है, और कॉन्स्टिट्यूशन उसी की ओथ मैंने भी ली है जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ उन्होंने ली है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि हम दूसरी रियासत की ऑटोनॉमी मांगना जो है वो आईनी है। मेरी बात ये डिबेटेबल है। ये अगर कहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं बताऊं, मुझे बता दे। There are in our country, there are 371, there are certain status, बहुत special status है, और अगर There are certain states are which are demanding special flag, constitution, separate constitution उठेगा, वो इसमें नहीं करेगा। मैंने कहा अगर अब आपने उसको रिवाइव करना है, अपने ऑर्डर को, रूलिंग को रिविजिट करना चाहते हैं, तो हाउस में मेरी बात सुनो ना आप, मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अगर इसमें ऐसा कोई चीज है जो आपको हर्ट करता है, वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ये मैंने बोला, मैं स्टैंड हूं उसके ऊपर। मैंने ये नहीं किया, आउटराइट स्टैंड किया। चलिए आई एम ग्रेटफुल। मेरे ख्याल में यहाँ कुछ लोग जो एमएलए बैठे हैं वो समझते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हमारा है। जितना हिंदुस्तान आपका है उतना ही मेरा है, जितना आपको प्यारा उतना मेरा भी है। और मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, मैंने 17 साल जुडिशियल ऑफिसर रहा हूँ। मैं आज वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करता हूँ, हाई कोर्ट में भी करता हूँ। विद ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई बैक, आई विल स्टिल से कि वक्त आ गया है कि जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, आज नहीं है। इट वॉज प्योरली अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ वॉर। और ये भी डिस्कस हुआ उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ये चीजें डिस्कस हुई। बहुत सारी स्टेट्स ने अलग कॉन्स्टिट्यूशन मांगे थे, बहुत सारी स्टेट्स ने अलग फ्लैग भी मांगे थे, और कुछ स्टेट्स के अपने फ्लैग आज भी हैं जो नेशनल फ्लैग। और अभी यहाँ से हमारी एक मोहतरमा एमएलए साहिबा कह रही थी ये हमारा फ्लैग। अरे भाई, ये आपका फ्लैग नहीं, ये मेरा फ्लैग भी है, ये मेरा फ्लैग भी है। प्लीज आप बैठे, आप सुने ना कि मेरा झंडा भी है। चलो, आपने कहा ये मेरा फ्लैग, 15 मिनट हो गए तो आपका नहीं है। कंक्लूड ना। मेरा झंडा भी है, ये मेरा। आप तो इस झंडे के खिलाफ रहे हैं उम्र भर। अल्लाह के लिए मांगो कुछ। आप अपनी हिंदी निकालो, मुस्बर साहब, आप अल्लाह के लिए डिमांड करो कुछ। मैं बजट पे आता हूँ सर, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बजट पे, प्लीज मैं बजट पे आता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने डेली वेजेस का जिक्र किया बजट के अंदर। हम इनको रेगुलराइज करेंगे, हम पॉलिसी बना रहे हैं। वेलकम सब्जेक्ट, इट इज अ वेलकम सब्जेक्ट। He is an independent member or he is a NC member? I am independent. I am independent. No, independent हूँ मैं। बताऊंगा। मैं independent हूँ भाई। बताऊंगा। मैं independent हूँ। I am supporting the government. मैं बताऊंगा ना आपको, शर्मा जी, मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये हुआ, अरे मैं बताऊंगा। आप सुनिए ना, एक सुनिए आप। एक्चुअली ये जो हमारे मेरी बात सुन रहे आप? मेरी बात सुनिए शर्मा जी, रामलाल जी, मेरी बात सुनो। एक्चुअली ये हुआ है, मेरी बात सुनिए, ये है 5 नंबर।
मेरी बात सुनो आपने you have posed a question to me. You have posed a question to me. I will say you. एक मिनट ठहरिए. No, nothing we regard here. No, you have deputy speaker chair. बैठे आप आइए. मैं बताऊंगा. ये हुआ जो हमारे एक मिनट वहाँ नहीं कुछ नहीं होगा रिकॉर्ड. एक मिनट मैं बताऊंगा आपको. ये हुआ जो इंडिपेंडेंट मेंबर है, इन्होंने कहा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है. इन्होंने आपस में इन्होंने मशवरा ये किया कि हम नहीं बोलेंगे साहब, हमारा टाइम एक मेंबर को दीजिए. कि अगर मेरे 8 मिनट है और पांच मेंबर है 40 मिनट. इन्होंने डिवाइड किया. नो इंडिपेंडेंट मेंबर विल स्पीक. कोई करेगा रिप्रेजेंटेटिव या दो. तो इन्हें आपस में किया है. आपस में क्या करेंगे हम? चलिए आपस में किया है. सर आज उन्होंने किया है. सर फाइनेंस मिनिस्टर ने सर उसमें 20 मिनट तो आपने जाया किए, वो आपका कटेंगे. इनका टाइम टिकट है. सर एक जो स्पेशल फीचर इस बजट का है, जो मुझे लगता है स्पेशल फीचर है इस बजट का, वो ये है कि बॉर्डर एरियाज के 1000 कुछ विलेजेस को इस बार क्या है उनको डेवलप करने के लिए. मैं लास्ट में मैं एक फॉर्म पढ़ूंगा, एक पॉइंट कोट करूंगा. गुप्ता साहब, चलिए शुक्रिया. मैं एक सर बोलूंगा. ऑल दैट इज गोल्ड डज नॉट ग्लिटर, नॉट ऑल द वंडर आर लॉस्ट. The old that is strong does not wither. Deep roots are not reached by the frost. From the ashes of fire shall beckon, a light from the shadows shall spring. सुनील बाजवा साहब, सुनील साहब आपका मेहमान बोल रहा है. कि ये फेडरल स्ट्रक्चर था, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है. इंडिया दैट इज बॉर्डर shall be a union of states, and I challenge you, there is no flag and no constitution. ये बोलते हैं आजादी से पहले मांग रहे थे. चलिए, ये आजादी से पहले क्या क्या मांग रहे थे, ये भी मांग रहा था वो. ये महाराजा के टाइम की बात बता रहे हैं. चलिए, बहुत धन्यवाद सर महोदय कि आपने नहीं अलाउ नहीं होगा. मैं अलाउ नहीं करूंगा. चलिए, पहले आपने उल्लंघन किया. आप खुद ही खड़ा हो गए. चलिए, धन्यवाद स्पीकर साहब कि आपने मुझे बजट पे अपना बोलने का मौका दिया. और बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बजट होता है, और मुझे लगता था कि बड़ा हाउस इस चीज को सीरियसली लेगा, मगर यहाँ हर चीज पे बात होती है एक बजट को छोड़ के. और तकरीरें उस साइड से भी हुई, इस साइड से भी हुई. तो लिहाजा मुझे कुछ बजट इस तरह लगा कि आंकड़ों की जादूगिरी में सच को यूं छुपाया गया, एक वेंटिलेटर पे पड़े इंसान को दौड़ता हुआ बताया गया. और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक शेर से स्टार्ट किया कि बोझ भी भारी है और सफर भी जारी है. और वो सफर जारी है क्योंकि ये सफर उर्दू का नहीं, ये इंग्लिश वाला सफर है. चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो कैजुअल वर्कर्स हो, चाहे वो रेबरे खेल के लोग हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स हो, चाहे वो स्कूल्स में कुक हो, चाहे वो हमारे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर हो हायर एजुकेशन में, उनके लिए ना तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी, ना कोई कंक्रीट स्टेप इस बजट में देखने को मिला. तो बजट ऑल टुगेदर इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, is hopeless, is a visionless statement of disconnected facts. It's a visionless statement of disconnected facts जिनका जमीनी सतह पे कोई मेल नहीं खाता.
और हमारे जो बच्चे हैं जो कॉलेज में लेक्चरर हैं, चाहे वो नेट है, चाहे वो पीएचडी है, चाहे वो गेट है, 10-10 साल से वो वहाँ नौकरियां कर रहे हैं, उनकी रेगुलाइजेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। और मोर पेनफुल एंड डिसपॉइंटिंग इज द फैक्ट, मोर पेनफुल एंड डिसपॉइंटिंग इज द फैक्ट, the budget has no mention how to rehabilitate our Kashmiri Pandits back in the valley, how to bring. Sit down, please. Yeah, that's all. Don't make mockery. How to bring our Kashmiri Pandits, जिनको कश्मीर उनके घरों से भगाया गया, back into valley. कुछ नहीं, कोई नहीं, वो मत चलो। इसलिए अलो करिए, अलो मेरी बात, हाँ? बोलिए बोलिए। मेरी विधानसभा में एक एक्सीडेंट हुआ, एयरलिफ्ट करने की जरूरत है, तो यहाँ आप डायरेक्शन दे कि अगर उसको एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि सीरियस मैटर है, तो उसको एयरलिफ्ट करने की जरूरत है। तो ये काम पे हुआ है राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जीएमसी राजौरी में, उधर से आगे बता दो। देखिए हो गया, मैंने डायरेक्शन दे दी, हो जाएगा। तो एयरलिफ्ट भी करना पड़ेगा, एयरलिफ्ट भी कराओ इनको। चलिए आपको मेरी बात सुनो, इफ्तिकार साहब मेरी बात सुनो। एक चीजें होती हैं जब कोई डिबेट करता है, यू कैन सेंड मी स्लिप, क्या शोर में पता ही नहीं चलता आपको क्या बोलना है। आप मुझे लिखिए मेरे कॉन्टेक्स्ट में एक्सीडेंट हुआ है, मैं इमीडिएटली आपको अलो करता है। लेकिन जब शोर में मैंने सुना नहीं, मैंने कहा आप इसको कुछ तो डकाना चाहिए, ठीक है सर। एंड मोर डिसअपॉइंटिंग एंड पेनफुल इज द फैक्ट दैट दिस बजट डू नॉट फाइंड एनी मेंशन that how they are going to rehabilitate Kashmiri Pandits, which has those who have migrated to other parts of India. उसके बारे में कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, उनको कैसे घर वापसी की जाए, इस बजट में बिल्कुल मेंशन उन्होंने किया नहीं। और जब हम फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें, और when we try to analyze budget in more depth, we find कि टोटल जो बजट है वो लगभग 1,13,767 करोड़ का है, और आउट ऑफ दैट ओनली 29% इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं हाउस को बताऊं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो लॉन्ग टर्म एसेट जिसपे हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो रोड्स, ब्रिजेस, टनल, वो हम बनाते हैं, मगर उसके लिए सिर्फ 29% बजटरी एलोकेशन है। और उसको अगर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड देखा जाए, उसमें से भी 7,809 करोड़ रुपीस इज रीपेमेंट ऑफ डेट। तो जो इफेक्टिव हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर बचता है, दैट इज 25,318 करोड़, मतलब 20%। जो 29 की फिगर बजट में आ रही है वो 20% से भी कम है। और लास्ट ईयर जो बजट एस्टिमेट थे कैपिटल एक्सपेंडिचर के, उससे भी इस बार 2,000 करोड़ कम कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट में मेंशन किया है। तो जो उमर अब्दुल्ला साहब ने बात कही कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, when you are spending so less, how you think that you are going to make जम्मू कश्मीर a विकसित जम्मू एंड कश्मीर। और फिर ये जब बात पैसे की आती है, तो ये कल ही बजट स्पीच में इन्होंने बोला कि हमने टनल्स बनाए, हमने रेलवेज बनाई, हमने हाईवेज बनाए। तो मैं हाउस के ध्यान में ये लाना चाहूं कि जितने भी कैपिटल एसेट्स जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, इट्स ए विजन ऑफ मोदी गवर्नमेंट। वी वांट टू मेक इंडिया ए विकसित कंट्री बाय 2047, एंड उस रेस में हाउ वी कैन कन्वर्ट जम्मू कश्मीर इनटू ए विकसित जम्मू एंड कश्मीर, वो प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। तो उसकी वजह से चाहे वो हाईवेज हो, टनल्स हो या कैपिटल एसेट्स हो, यहाँ पे बनते हैं। मुझे एक बात हाउस बताए कि जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे है, उसमें यूटी गवर्नमेंट का क्या योगदान है, या जो टू रिंग रोड्स बन रहे हैं उसमें क्या योगदान है, जोजिला टनल में पैसा कहां से आ रहा है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक,
जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ओपन किया, इट इज कंप्लीटली सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट। इसके अलावा सेंटर हैज रिसेंटली एलोकेटेड मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज फॉर 19 हाईवेज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो ये विकास जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इट्स ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। उसमें अपनी सरकार का कोई योगदान नहीं है, जो इन्होंने बहकान अपनी स्पीच में किया। उस स्पीच में भी आप पाएंगे कि मोर और लेस रीब्रांडिंग और रीपैकिंग की गई है, जो पैसा सेंटर से हमारे यूनियन टेरिटरी को मिलता है। इसके अलावा एक और चीज बड़ी देखने को कल मिली कि PMGSY रोड, यहां से कुछ साथी बोल रहे थे कि हमने सैंक्शन करवाए, मगर मैं इनके ध्यान में लाऊं कि PMGSY इज ए मैंडेट ऑफ द सेंटर, उसमें स्टेट का कोई योगदान नहीं है। और उसके तहत जो अलॉटमेंट फर्स्ट है, लगभग 4200 करोड़ रुपीस जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किया, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मोदी सरकार को और सेंटर गवर्नमेंट को। और जो नेक्स्ट अलॉटमेंट है लगभग 13,200 करोड़ की, उसका भी जो सैंक्शन आएगी वो सेंटर से आएगी। उसमें आप PMGSY रोड के ना क्रेडिट अपनी गवर्नमेंट को मत दें, क्योंकि पैसा सेंटर से आ रहा है। मेरी बात सुनिए बलजवा जी, इधर बोलो। ये भी कहते हैं RDSS भी इन्होंने चलाई और सब कुछ इन्होंने चलाया। मेरा कहने का तथ्य ये है सर कि ऑफ द टोटल अमाउंट जो बजट एस्टिमेट है, जो टोटल बजट एस्टिमेट है, उसमें से लगभग 51% शेयर जब सेंटर से आता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 70 साल में आपने कौन सा ऐसी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की कि जो सेंटर पे हमारी डिपेंडेंस है उसको आप कम कर पाए। और ये बात करते हैं, इनफैक्ट जो साथी में अभी पैसा आया, किसी भी MLA को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, किसी भी MLA से बात नहीं हुई। तो ये जो ओवरऑल विजन है, ये किस ओवरऑल विजन है कि जम्मू कश्मीर को विकसित बनाएंगे, जम्मू कश्मीर को बनाएंगे। जम्मू कश्मीर एक सेकंड पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन सर, बोलना चाहते हैं अगर ऑनरेबल MLA साहब ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि MLA का कोई भी रोल नहीं है, न PMGSY में न किसी स्कीम में, तो ये फिर रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए कि अगर MLA का कोई रोल नहीं है तो आज के बाद फिर क्या जरूरत है इनको कॉन्फिडेंस में लेने की, पूछने की। अगर कोई रोल ही नहीं है तो फिर क्यों पूछे? शायद मैं उसको क्लियर दुरुस्त करिए आप। मैं उसको क्लियर करता हूँ, शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने फंड्स की बात की, कि ये जो सारा पैसा है ये सेंटर से आता है, साथी का पैसा भी सेंटर से आता है, 90% पैसा सेंटर से आता है। तो उसका बखान करने की, यहाँ अपने क्रेडिट में जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक मिनट सर, ये बात जो कह रहे हैं, सेंटर जो हमें पैसा देती है वो हमारा स्टेट शेयर होता है ना, और सेंटर और दोनों को मिलकर ये काम करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कल ऑनरेबल CM साहब ने इस बात को क्लियर कहा कि हमने दोनों ने मिलकर करना होता है। तो इसलिए ये जो बात कह रहे हैं, एक साइड कह रहे हैं कि हमें जो सब कुछ, चेयरमैन साहब हाउस के बगैर नहीं होगा, हाउस के मेंबरों के बगैर कुछ नहीं होगा। हाउस इज सुप्रीम, मेंबर इज सुप्रीम। मैंने कहा सर, ये बार बार क्या बताते हैं, दिल्ली से आता है, दिल्ली से आता है, दिल्ली से आता है, फिर क्या, कहाँ से लाएंगे पैसा? ये क्या मतलब है इनका? दिल्ली से आता है, कोई एहसान आता है क्या? हम टैक्स नहीं देते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। इनको खुद बताइए कितनी स्कीमों पे टैक्स देते हैं खुद। और ये जो स्कीमें हैं, ये जो PMGSY हो, NABARD हो या कोई और स्कीम हो, इनका स्टेट शेयर जाता है, प्रोजेक्ट यहाँ से बनते हैं और जब अप्रूवल
आती है ये कहा जाता है कि इतने प्रोजेक्ट अप्रूव हुए, इसमें इतना पैसा दिया गया है, कोई एहसान नहीं है। ये बार बार मत बोला करे, मेहरबानी करके बार बार मत बोला करे, ये कोई एहसान नहीं है। तो बिला वजह की चीजें बताते हो, बार बार मत एहसान जताया करो, एहसान मत जताया करो बार बार। आप दिल्ली से जैसे कोई एहसान है। एक मिनट, ये ऐसा एहसान कर रहे हैं, जरा यार बात करने दो यार। ये कह रहा है हिंदुस्तान से पैसा आता है, हिंदुस्तान से, फिर पाकिस्तान से आएगा? हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान से पैसा आएगा और पूरी रियासतों को दिया जाता है। ये यही नहीं है सर, एक मिनट। PMGSY रोड की बात की इन्होंने, जब तक ना MLA यहाँ बैठ के स्कीम बनाएगा, हम एक्शनों के पीछे होते हैं। फिर गवर्नमेंट जो है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं करेगी, जरा डायरेक्ट लाई है, जाके लाए। चलिए कर रहे क्या? हम जो पैसा देते हैं वो दिल्ली से वापस हमें आता है, और ये हमें नहीं आता, सारी स्टेटों को जाता है। लेकिन इनको एक बार ये क्लियर कर लें। एक मिनट यार, गुरेजी साहब, एक मिनट प्लीज, मुझे करने दो सर। मैं एक बात कहता हूँ, लेकिन मैं एक मिनट सर, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ये एक मिनट, मैं सर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। जो ये कह रहे हैं, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। एक मिनट प्लीज, एक गल। मैं सर गुरेजी साहब यार, एक मिनट गुरेजी साहब, आपको भी दे दूंगा, सर मेरा पॉइंट ये है कि जितने भी ऑनरेबल MLA इस हाउस में बैठे हैं, जैसे आपने गुरेजी साहब बोलने दो यार सर, जितने भी ऑनरेबल MLA इस हाउस में बैठे हैं, इनके बगैर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, चाहे वो इधर से हैं चाहे वो इधर से। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। हाउस का बोले इस चीज का सम्मान मर्यादा उसको। स्पीकर सर, मैं मेरी गुजारिश है, हम एक मिनट सर, आप डिप्टी सीएम साहब सर, मैं आप बैठे, मैं बोलूंगा आपको इसके बाद स्पीकर सर, आपको नहीं बोलने में। एक मिनट सर, मेरी गुजारिश है सर, अपोजिशन में जो बेंचेस में जो सीनियर मेंबर बैठे हैं, इनमें बहुत सारे लोग जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स रहे हैं। एक मैकेनिज्म होता है, हम लोग यहाँ हम खुद की डिग्रेडेशन करते हैं। मेरी बात सुना आप, साहब बैठिए आप पहले, हाउस की डिग्रेडेशन की बात नहीं है, एक सिस्टम है। आप बात कर रहे तो भाई मंगो जैसा बैठिए नीचे आप सर, एक मिनट सर, मैकेनिज्म एक होता है काम करने का। एक साल में या 12 महीने में इस सरकार ने की है। अगर PMGS में रोड बने हैं, नबार्ड में रोड बने हैं, नबार्ड में पहले क्यों नहीं रोड बने? कोई 5 साल पहले क्यों नहीं बने? अगर कोई अचीवमेंट इस सरकार की है तो वो अचीवमेंट बजट में क्यों ना डाले, क्यों ना अपने आप को ले ले? आपको क्या मुश्किल हो जाती है ये चीजें? सर एक मिनट सर, ये इट्स नॉट अबाउट MLA, ये इसकी बात नहीं है। हम लोग इसको कोई और दिशा दे रहे हैं। दिशा सर दरअसल वो नहीं, इट्स नॉट अबाउट PMG, इट्स नॉट अबाउट सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सरकार का दायित्व जो होता है सर, हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसके बाकायदा वो एक सिस्टम मैकेनिज्म एक काम करता है। अगर वो सरकार नहीं होगी, वो मैकेनिज्म ही नहीं होगा। सरकार नहीं रहती है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहता है हमारे यहाँ सेक्रेटरीट में, जो ऑन बेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन काम चलाती है। ये प्रोजेक्ट वहां से नहीं आते, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ की एजेंसियां करती है, चाहे वो रेल प्रोजेक्ट हो,
चाहे वो एग्रीकल्चर में नेशनल हाईवेज हो, टनल्स हो, एक मैकेनिज्म के तहत चलती है। और ये बात ऑनरेबल एमएलए को मैं कहना चाहूंगा, यहाँ सीनियर मेंबर्स बैठे हैं, जितने भी नए एमएलए आए हैं उनको इस बारे में आप थोड़ा सा उनको ब्रीफ किया करें, वो बेहतर रहता है। हाँ बोले। हाँ मेरी सबमिशन है। और भैया गुरेजी साहब सर मेरी सबमिशन है जनाब से, चेयर से सबमिशन है। जब भी हमारा ऑनरेबल एमएलए बोलने के लिए खड़ा होता है, आपने टाइम डिवीजन किया, आज तक जितना हाउस लगा है कितने मिनट हमें दिए? आज से द सेकंड स्पीकर 1:08 पे इन्होंने बोलना शुरू किया था। ही हार्डली स्पोक फॉर 3 मिनट। एक मिनट सर, मेरे को कंप्लीट। तीन मंत्री खड़े हो जाते हैं। आर मंत्री इज मेंट फॉर दिस। अगर इनको इतना ही शौक है खड़े होने का तो इस्तीफा दे, एमएलए बन जाए। हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। स्पीकर को बोलो, खट्टे मत बोलो, बजट पे बोलो, चले बजट पे बोलो। इनको मुझे समझ नहीं आती कि कौन से ऐसे स्प्रिंग है जो बार बार खड़े हो जाते हैं। जब हम सेंटर की बात करते हैं तो इनको लगता है कि पता नहीं हम ही सब कुछ कर रहे हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना था कि जो रोड, हाईवे, रेल नेटवर्क, मेट्रो ट्रेन, जो प्रोजेक्ट हम जम्मू कश्मीर में सोच रहे हैं वो मोदी जी का विकसित भारत के विजन के तहत है। उसमें इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं। और इसके अलावा मुझे बताएं, ये बोल रहे मैकेनिज्म है क्या? जो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मिला वो क्या एक रेगुलर मैकेनिज्म है? जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पैकेज 25,000 करोड़ का मिला वो भी रेगुलर डेवलपमेंट पैकेज है? ऐसा नहीं है। अब इनको कोई दिक्कत है। इसके अलावा एक चीज मुझे फाइनेंस मिनिस्टर की बड़ी अच्छी लगी, कुछ अच्छा भी लगा है, आप परेशान ना हो, कुछ अच्छा भी लगा है। इन्होंने कहा कि वी वांट टू मेक ए रेजिलिएंट सस्टेनेबल इकोनॉमी। तो मुझे लगा कि अब इतना फोकस इस गवर्नमेंट का आ गया है, गवर्नमेंट को समझ आ गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी ज्यादा है। हम डेली वेजर्स को भी पक्का नहीं कर पाए तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे। जो हमारे ग्रेजुएट बच्चे हैं कैसे वो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में अब्सॉर्ब कर पाएंगे? कैसे हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी? कैसे हम इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे? मगर कहनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। जो इकोनॉमिक सेक्टर है सारा, पिछले साल के कंपैरिजन में जो एलोकेशन इस साल की गई वो 10% उससे भी कम की गई। तो मुझे ये बताएं, जब आप फोकस कर रहे हैं इकोनॉमी पे तो आप पैसा कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? जब बात करूं इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की तो पैसा पिछले साल के मुकाबले में कम किया गया, एग्रीकल्चर में कम किया गया, हॉर्टिकल्चर में कम किया गया, फिशरीज में कम किया गया। और जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको रिवाइव करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर रही है, देयर इज नो पैकेज, तब तो ये कोई बात नहीं करेंगे, उस दिशा में कोई बात ही नहीं होगी। क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, जब बोला था 1 लाख नौकरियां देंगे, 10,000 नौकरियां तो दे नहीं पा रहे, उसमें ये चुप्पी साध लेते हैं। एक टूरिज्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जम्मू कश्मीर का। लगभग 60% जो जम्मू कश्मीर की जीडीपी है वो टूरिज्म से आती है और लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 5 लाख से ज्यादा लोग टूरिज्म में काम करते हैं। मगर जब हम उसमें भी एलोकेशन देखते हैं वो 0.5% से ज्यादा एलोकेशन नहीं टूरिज्म सेक्टर में है। और एक जो जब मैं फिगर्स देख रहा था तो मैंने देखा कि 2023 में जो टोटल टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए लगभग 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट थे, उसमें से लगभग 1 करोड़ 80 हजार जम्मू में आए। और जब 2024 में 2 करोड़ 35 लाख जब टूरिस्ट आए उसमें से 2 करोड़ से ज्यादा जम्मू में आए। जब 2025 में इवन आफ्टर बाईसरन पहलगाम जो टोटल टूरिस्ट आए वो 1 करोड़ 70 लाख आए, मगर उसमें से भी जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट थे वो जम्मू में आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल में जम्मू के टूरिज्म को
जहां सबसे ज्यादा फुटफॉल है। कश्मीर टूरिज्म इज जस्ट 20% फुटफॉल ऑफ टोटल टूरिस्ट अराइविंग इन जम्मू। तो जम्मू की टूरिस्ट डेस्टिनेशन को रिवाइव करने के लिए इन्होंने क्या किया है, और जम्मू की जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो स्योधार हो, आरसीपी हो, मानसलाई हो, पंचैरी हो, कनेक्टिविटी इशू आज भी एक सबसे बड़ा इशू है। आज तक वहां पे ये रोड कनेक्टिविटी तक नहीं दे पाए, और ये बात करते हैं हम डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ का टूरिज्म बूस्ट कर रहे हैं। और एक और चीज, बस 2 मिनट में एंड करूंगा। एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कट कॉपी पेस्ट में तो गवर्नमेंट माहिर है। जो भी सेंटर की स्कीम्स है उनको रीब्रांड करना, रीपैक करना, वो इनको अच्छे से आता है। चाहे वो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, उसमें भी अपनी स्टैंप लगा दी, पीएम किसान निधि हो उसमें भी लगा दी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो उसमें भी लगा दी, और इवन नीवा जो ई विधान, जो असेंबली को ऑनलाइन करने का प्रोविजन है, वो भी ये कर रहे हैं। 15 करोड़ रुपया सेंटर से आया और ये बोलते हैं हम ही सब कुछ कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज साफ बता देता हूँ, और डिप्टी सीएम साहब आप भी सुन लो, एक चीज आप ध्यान से सुन लो। एक शेर से, अब लास्ट की शेर है, लास्ट की बात कर रहा हूँ। एक मिनट तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन बची नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन बची नहीं। कमाल तो ये है तुम्हें अब भी यकीन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। इसी के साथ हम हाउस अड्जॉर्न करते हैं। 2:30 बजे यही मिलेंगे, 2:30 बजे तक। चलिए 2:30 बजे तक अड्जॉर्न हाउस है। तो आप लगी रहेंगे चार्जर में, वापस आके लगाऊंगा मैं। यहाँ हूँ नहीं, फायदा ही नहीं है। वापस आप 2:30 बजे थैंक यू सर। ये अभी ओवर कर दीजिए, 2:30 बजे दूंगा। जगह बढ़िया अपना बेची बैठा था कि करना है।